नमस्कार श्रोताओं, द डीप डाइव के एक और दिलचस्प सफर में स्वागत है। मैं आज सोच ही रही थी। आज का विषय वाकई काफी अलग है ना? हाँ, सच कहूँ तो हम हर दिन अखबारों में पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं एक शब्द, पर असली मतलब शायद छूट जाते हैं। मानव विकास की बात कर रहे हैं हम, है ना? बिल्कुल, ह्यूमन डेवलपमेंट। आज के हमारे स्रोत बहुत ही शानदार हैं। हमने कुछ प्रमाणिक शैक्षिक लेख और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की नए 2023-24 की ताज़ा रिपोर्ट के पन्ने पलटे हैं। और हमारा आज का मिशन इस बात की तह तक जाना है कि क्या समाज की प्रगति को सिर्फ रुपयों में या बड़ी इमारतों में मापा जा सकता है, या फिर इंसानी जिंदगी की क्वालिटी का इन सबसे कोई गहरा नाता है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, क्या कोई भी चीज सिर्फ बड़ी होने से बेहतर हो जाती है? मतलब हम आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को ही विकास मान लेने की भूल कर बैठते हैं। वही तो। और मुझे लगता है सारा भ्रम यहीं से पैदा होता है। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और हमारे स्रोत इसी आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। कैसे? अगर हम वृद्धि और विकास के बीच का वो बारीक अंतर समझ लें तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। रिसर्च और डेटा साफ बताते हैं कि वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटी, सिर्फ नंबर्स। बिल्कुल। इसको सिर्फ गिना या मापा जा सकता है। किताबों में इसे मूल्य निरपेक्ष कहा गया है। मूल्य निरपेक्ष मतलब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदलाव अच्छा है या बुरा। हाँ, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी, बस आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विकास है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटी की बात करता है। मूल्य सापेक्ष, है ना? सहीगा। इसका अर्थ है कि विकास तभी माना जाएगा जब लोगों की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव आए। इसे थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। सुनने वालों के लिए थोड़ा सरल बनाती हूँ। एक शहर की कल्पना कीजिए। हाँ, जहाँ आबादी बढ़ती है। हाँ, जिसकी आबादी कुछ ही सालों में 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो आंकड़ों के हिसाब से तो ये साफ तौर पर वृद्धि है, शहर बड़ा हो गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस शहर में घर, बिजली, पानी, अस्पताल वैसी ही जर्जर हालत में रहें या शायद और भी बदतर हो जाएं। तो वहां कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। बिना विकास के वृद्धि तो हो सकती है, पर वो किसी का जीवन बेहतर नहीं बना रही होती। वो सिर्फ एक खोखला आंकड़ा है। और मजे की बात यह है कि दुनिया को ये बात समझने में लंबा वक्त लग गया। दशकों लग गए। हाँ, इतिहास को देखें तो दशकों तक तरक्की को नापने का एक ही पैमाना था, देश का जीडीपी, बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का आकार। किसी को मतलब नहीं था कि उस आर्थिक वृद्धि का आम लोगों की जिंदगी की क्वालिटी पर क्या असर पड़ रहा है। पर फिर 80 और 90 के दशक में एक बहुत बड़ा भूचाल आया इस सोच में। एक क्रांति हुई, किसने विकास को देखने का नजरिया बदल दिया। और इसका श्रेय दक्षिण एशिया के 2 महान अर्थशास्त्रियों को जाता है, डॉक्टर महबूबुल हक और नोबेल विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों की जो युगलबंदी थी उसने वाकई कमाल कर दिया। स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर हक ने विकास को एक नया रूप दिया। उनका विजन था लोगों के विकल्पों यानी चॉइसेस में वृद्धि करना। विकास की कहानी का हीरो इंसान होना चाहिए ना कि फैक्ट्री। बिल्कुल। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक सार्थक जीवन सिर्फ लंबा नहीं होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। उनका एक भाषण है स्रोतों में, मुझे पढ़कर सचमुच रोंगटे खड़े हो गए थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लाइन वाली बात कर रही हैं आप? हाँ, वही, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों। मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेती हूँ जो कभी नहीं थीं और पूछती हूँ ये क्यों नहीं है। ये विचार अपनी ताकत इसलिए रखता है क्योंकि ये बनी बनाई स्थिति को चुनौती देता है। जो चीजें आज समझ में नहीं हैं, जैसे स्कूल, दवा, हमें उनके सपने देखने चाहिए। और इस बेजोड़ विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं अमर्त्य सेन। उन्होंने विकास को सीधे तौर पर स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा, या पराधीनता में कमी कहें। और यहाँ स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं है, इसका दायरा बड़ा है ना? बहुत बड़ा। एक इंसान के पास अपने उद्देश्य तय करने की आजादी होनी चाहिए। अगर लोग बीमार हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। बीमारी और अशिक्षा इंसान को गुलाम बना देती है। अगर समाज में आजादी नहीं है तो चाहे देश के पास कितना भी पैसा हो, असली विकास नहीं हुआ। लेकिन एक पल के लिए डेविल्स एडवोकेट बनती हूँ। क्या बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई देश अच्छे अस्पताल बना सकता है? क्या बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट सच में मुमकिन है? ये सवाल अक्सर दिमाग में आता है और अर्थशास्त्री पैसों से इनकार नहीं करते, पर वो समझाते हैं कि पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है। वो सिर्फ एक रास्ता है, एक साधन है। असली मंजिल मानव जीवन को बेहतर बनाना है। अगर पैसा आ रहा है लेकिन स्कूलों तक नहीं पहुंच रहा, सिर्फ तिजोरियों में बंद है,
तो वो साधन बेकार है। समझ गई। तो इसका मतलब ये मानव विकास सिर्फ एक शब्द नहीं, एक बहुत ठोस ढांचा है और हमारे स्रोत इसको एक इमारत की तरह समझते हैं। एक विशाल इमारत। हाँ, जिस तरह इमारत स्तंभों पर टिकी होती है, मानव विकास के भी 4 प्रमुख स्तंभ हैं। सुनने वालों के लिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला स्तंभ है समानता, यानी इक्विटी। अवसरों तक सबकी समान पहुंच। किसी का लिंग, जाति या आय ये तय ना करे कि उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं। अगर भारत की बात करें, जो स्रोतों में है, तो स्थिति काफी सोचने पर मजबूर करती है। वो ड्रॉप आउट बच्चों वाला डेटा। हाँ, स्कूल छोड़ने वालों में सबसे बड़ी संख्या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और खासकर लड़कियों की होती है। ये समानता के अभाव का बड़ा संकेत है। जब एक लड़की को समान अवसर नहीं मिलता तो उसके विकल्प सीमित हो जाते हैं और वहीं से पहला स्तंभ दरकने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ आज सबको बराबर मौका देना काफी है? यहां से हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, जो है सतत पोषणीयता या सस्टेनेबिलिटी। अक्सर जब हम सस्टेनेबिलिटी सुनते हैं तो सिर्फ पर्यावरण दिमाग में आता है ना। पर मानव विकास में इसका अर्थ व्यापक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों को बचाकर रखना। स्रोतों में इसको बालिका शिक्षा से ही समझाया गया है। अगर आज लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा गया तो उनके युवा होने पर करियर के विकल्प नहीं होंगे और इसका असर आगे आने वाली पीढ़ी के विकास को भी रोक देगा। इस इमारत का तीसरा अहम पिलर है उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी। मशीनों की उत्पादकता नहीं? नहीं, यहाँ मानव श्रम की उत्पादकता यानी ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। देश का असली धन वहाँ के लोग हैं। अगर बेहतर चिकित्सा और ज्ञान मिले तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। एक स्वस्थ इंसान समाज के लिए कहीं ज्यादा उत्पादक होता है। और अब चौथे और सबसे अहम स्तंभ पर आते हैं, सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। अपने विकल्प चुनने की शक्ति, और ये शक्ति सुशासन और लोक उन्मुख नीतियों से आती है। मान लीजिए एक गरीब इंसान बीमार है और पैसे नहीं है, तो उसके पास जीने का विकल्प ही नहीं बचा। अशिक्षित बच्चे के पास डॉक्टर बनने का विकल्प कभी नहीं होता। अब यहाँ से चर्चा एक दिलचस्प मोड़ लेती है। सिद्धांत तो अच्छे हैं, पर इस मानव विकास को मापेंगे कैसे? स्रोत सामग्री में 4 ऐतिहासिक उपागम बताए गए हैं। सबसे पुराना आयु उपागम था। आयु ज्यादा तो विकास ज्यादा, जो कि गलत साबित हुआ। फिर आया कल्याण उपागम, जिसमें सरकार खर्च करती है और लोग सिर्फ लाभार्थी होते हैं। लोग निष्क्रिय थे इसमें। फिर तीसरा नजरिया आईएलओ ने दिया, आधारभूत आवश्यकता उपागम। 6 जरूरतें थीं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन। पर इन सब में प्रोफेसर सेन के स्वतंत्रता वाले विचार की कमी थी, तभी उनका क्षमता उपागम आया। लेकिन असली क्रांति तब हुई जब 1990 में यूएनडीपी ने दुनिया का पहला मानव विकास सूचकांक यानी HDI जारी किया, जिसे डॉक्टर हक ने बनाया था। 3 दशक बाद भी ये सबसे विश्वसनीय है। ये 0 से 1 के बीच का स्कोर होता है। इसके 3 हिस्से हैं। 1/3 बार स्वास्थ्य को, यानी जीवन प्रत्याशा, लोग कितना लंबा जीते हैं। दूसरा हिस्सा शिक्षा का, जिसमें साक्षरता और नामांकन देखते हैं। और तीसरा क्रय शक्ति, यानी परचेजिंग पावर, डॉलर में। लेकिन ये स्रोत खुद मानते हैं कि HDI एक बहुत बड़ी चीज छुपा लेता है, और वो है असमानता। हाँ, औसत स्कोर झूठ बोल सकता है अगर सारा पैसा सिर्फ अमीरों के पास हो। इसीलिए मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI बनाया गया। ये आय नहीं मापता, बल्कि कमियों को मापता है। जैसे 40 साल से पहले मृत्यु की संभावना, निरक्षरता, स्वच्छ जल की कमी। HDI और HPI दोनों को मिलाकर असली तस्वीर दिखती है। स्रोतों में एक बड़ा ही रोचक फैक्ट भूटान के बारे में है। भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH मापता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये बहुत हिम्मत वाला कदम है। वो भौतिक प्रगति के लिए पर्यावरण और संस्कृति का नुकसान नहीं होने देते। फैक्ट्री से पर्यावरण बर्बाद हो या लोग नाखुश हो तो वो फैक्ट्री नहीं लगेगी। विकास का ये गुणात्मक पहलू कितना जरूरी है, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय तुलना करते हैं तो आंकड़े हैरान करते हैं। देश के आकार या आय का विकास से सीधा संबंध नहीं है। छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे श्रीलंका और ट्रिनिडाड एंड टोबैको का HDI भारत से बेहतर है। और भारत के भीतर देख लें तो कम आय के बावजूद केरला का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से बेहतर है। क्योंकि केरला ने लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश किया है। पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये मायने रखता है। अगर 2023-24 की रिपोर्ट की बात करें तो दुनिया के देशों को श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है अति उच्च श्रेणी 0.800 से ऊपर।
इसमें 69 देश हैं, जैसे स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। इनमें एक बात समान है कि ये अपनी जनता पर निवेश करते हैं, सुशासन को प्राथमिकता देते हैं। फिर आती है मध्यम श्रेणी, जिसमें 42 देश हैं। और सुनने वालों को बताते हैं कि भारत इसी मध्यम श्रेणी में आता है। 193 देशों में भारत 134वें स्थान पर है। हालांकि एक सकारात्मक बात है कि 2022 में स्कोर बढ़कर 0.644 हो गया है। लेकिन रिपोर्ट में 33 देश निम्न श्रेणी में हैं, और यहाँ लोग अक्सर एक भ्रांति पाल लेते हैं। वहाँ की संस्कृति या धर्म को दोष देते हैं, पर डेटा इसको नकारता है। बिल्कुल। असली कारण राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विद्रोह और रक्षा पर अंधाधुंध पैसा खर्च करना है, न कि सामाजिक क्षेत्र पर। तो इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो बात आईने की तरह साफ है। मानव विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ाना या बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि इंसानों की क्षमताओं और उनकी आज़ादी का विस्तार करना है। और सुनने वालों के लिए इस ज्ञान का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, इससे नजरिया बदल जाता है। अगली बार जब आसपास विकास का काम हो तो सोचें कि क्या सिर्फ इमारतें बन रही हैं या लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है, क्या उन्हें चुनने की आज़ादी मिल रही है। और इसी विचार के साथ हम एक ऐसे बिंदु पर श्रोताओं को छोड़ना चाहते हैं जिसका उल्लेख स्रोतों में भविष्य के शोध के रूप में है। आज शोधकर्ता इसका संबंध भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता से भी जोड़ रहे हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमारे समाज में ऐसे कौन से अदृश्य कारक हो सकते हैं जो बिना शोर शराबे के हमारी आज़ादी को सीमित कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम की कमियां जो सिर्फ कागजों पर विकास दिखाती हैं पर जिंदगी नहीं बदलती। इसी विचारोत्तेजक सवाल और उत्सुकता के साथ आज के इस गहन विश्लेषण का समापन करते हैं। हमेशा नए नजरिए से सोचते रहिए। नमस्कार।